सो हाई गाइज, देखो अभी मज़ा आएगा है ना। ये क्वेश्चन देखना, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, है ना। दिस इज़ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है। अब क्या होगा, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होंगे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाएंगे इसमें। देखो मैं इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ। सीक्वेंस पहले देखो, पैटर्न नोटिस करो। 1 1 देन 2 1 है, देन 3 2 1 है, देन 4 3 2 1 है ना। तो ये पैटर्न देखा आपने। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट 28 टर्म्स, है ना। तो 28 टर्म्स तक इसको हम लेकर के जाएंगे ऐसे। देखो 1 ओके, देन 1, देन फिर क्या 2 1 है, देन क्या है 3 2 1 है, देन क्या है 4 3 2 1 है, देन 5 4 3 2 1 है, देन 6 5 4 3 2 1 है, देन 7 6 5 4 3 2 1। अब एक बार ऐड कर लेते हैं इसको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ 28 खत्म हो जा रहा है, मतलब ये 1 का कोई काम नहीं है ना। अब यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐड दीज नंबर्स और कुछ नहीं। तो क्या 1, ठीक है 1, देन दिस इज 3 ओके, दिस इज 6, this is 10, this is 15, this is 21 and this is 27। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करने पे आएगा 84 ओके, एंड द आंसर इज 84। ठीक है, देखो इतना इजी था, क्या मैथ्स था इसके अंदर, अभी ये बता दो मेरे को। ठीक है, इसी तरीके से 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2024 का पेपर इसी तरीके से सॉल्व कर, जो क्वेश्चन लीव करने वाले होंगे उनको हम डायरेक्टली लीव करेंगे। मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा क्योंकि अब वक्त नहीं है एक्सप्लेनेशन देने का। तो जो चीज़ें लीव करने वाली है मैं उसको इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अपना इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अपने को ईजी गोइंग क्वेश्चन को फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है बिना मैथ्स यूज़ किए या बहुत ही बेसिक और मिनिमल मैथ्स यूज़ करके। ठीक है, जो ईजी क्वेश्चन हैं उनको हम मार्क करेंगे, ई लिखेंगे ऐसे। देन जो थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन होंगे उसको मार्क करेंगे, थोड़ा एम ई लिखेंगे, और जिनको छोड़ना है उसको सर्कल करेंगे और क्रॉस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप नेट पॉजिटिव में होगे सिर्फ और सिर्फ इजी गोइंग क्वेश्चन से। इस पेपर का पूरा सल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये पूरा पेपर ओरिजिनल पेपर ही मैं अपलोड कर दूंगा। जाना टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो पूरा देखना, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका सल्यूशन मिल जाएगा पूरा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग दिस। नेक्स्ट और भी 5 ईयर्स के चाहिए तो कमेंट में बताना। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इंसाइट्स दिए हैं रिगार्डिंग CSAT, रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी फॉर CSAT। चलो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। What is the number of fives used in numbering of 260 पेज बुक? 260 पेज की बुक है, कितने 5s आएंगे टोटल, बस ये निकालना है अपने को। ठीक है, अब लेट्स सॉल्व इट। बहुत इजी है सॉल्व करना ये। कैसे, पहले तो अपन देखेंगे 0 to 100 के बीच में कितने 5s आ रहे हैं। देन विल चेक कि 100 से 200 के बीच में कितने 5s आ रहे हैं। देन 200 से लेकर के 60 के बीच में कितने 5s आ रहे हैं। 260 के बीच में कितने 5s आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल। 5 15 25 35 45, टोटल कितने 5s हुए, टोटल 5 5s हुए। ठीक है, फिर 50 से लेकर के 59 के बीच में टोटल 5 होंगे और बीच में एक 55 होगा जहाँ 2 बार 5 होगा। ठीक है, दिस विल बी टोटल 11 5s होंगे ना। 11, 50 से 59 के बीच में 10 5 होंगे और यहाँ पे 2 है तो 11 5s हो गए। ठीक है, देन 5 और 11 16 5s। देन तुम्हारा 65 75 85 एंड 95, ये टोटल 4 5s है ना। टोटल कितने हुए, 19 और 20। ठीक है, टोटल 20 5s हुए। तो 0 to 100 के बीच में टोटल आ रहे हैं 25 है ना। फिर 100 to 200 के बीच में भी सेम आपको 25 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि भाई 0 to 100 के बीच में जितने 5s आ रहे हैं सेम 5s तो इसमें भी होंगे ना। फिर 200 से 300 भी होता तो सेम उतने ही 5s आते। 300 से 400 तो सेम उतने ही 5s आते हैं। बट 500 से 600 होता तो सेम 5s नहीं आएंगे 20, क्योंकि उसमें 5s ज़्यादा होंगे है ना। तो सेम 25 होंगे, ईजी 45 हो गए। देन यहाँ 60 है ना। तो 15 25 35 45 55, 5 हुआ। अब ध्यान से कहना 5, एंड देन
50 टू लेके 59, उसीलिए मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में बना लेती। 50 से लेके 59 टोटल कितने हैं, 11 5 से, ठीक है। तो 5 इधर के शुरू के और प्लस 11 कितने हुए, 16। तो यहाँ 16 5 से हुए, 200 से लेकर के 260 के बीच में टोटल कितने 5 हो गए, 56 5। आंसर इज 56। बताओ इसमें कौन सा मैथ्स लगना था, क्या मैथ्स था, सिर्फ नॉर्मल सी गिनती गिननी थी तुमको। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q एंड R, ठीक है। P, Q और R जो है 3 आर्टिकल खरीदता है फॉर 3,330 रुपीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखना, ठीक है, कोई इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना। P कॉस्ट का जो है कॉस्ट वो 25% इज़ मोर देन R, ठीक है। R के कॉस्ट के 25% ज़्यादा है P का कॉस्ट, R का कॉस्ट 20% ज़्यादा है Q के कॉस्ट से। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ P, तो P का कॉस्ट बताना है ये कितना होगा, ठीक है। तो बस पहले तो सिंपल सी चीज़ें समझो कि P, Q और R इन तीनों का कॉस्ट कितना है मिला करके 3,330 रुपीज़, ठीक है। अब R का कॉस्ट 20% ज़्यादा है Q से, ठीक है। तो चलो Q को हम मान लेते हैं 100%। अब देखो Q को हम 100 मान के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। हम कोई भी इसमें नंबर रखेंगे सेम आंसर ही आएगा, 10 12 13 15 जो भी नंबर रखोगे आंसर सेम आएगा। और Q को ही हम 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि Q का 20% निकालना विल बी ईजी, है ना। रादर हम सीधा जाए हम उल्टा चलते हैं, है ना। तो Q का 20% निकालना ईजी होगा। तो 20% कॉस्ट ज़्यादा है R का Q से, तो R कितना होगा, तो 100 का 20% 120 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। देन फिर P का कॉस्ट 25% ज़्यादा है R से। अब R का कॉस्ट कितना है 120, है ना। तो 120 का 25% कर लो, सिंपल। 25% ज़्यादा है भाई, तो 25% ज़्यादा देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 2 10, ठीक है। 2 6 12, 6 5 30, मतलब क्या 25% 120 का हुआ 30, तो इसमें 30 ऐड कर दो, 30% ज़्यादा हो जाएगा, तो 150 P का कॉस्ट हो गया, समझे। तो P, Q, R मिला करके बनता है 3,330, समझ गए। तो सिंपली इसको ऐड करो, 370। तो हम सिंगल आर्टिकल का कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। सिंगल आर्टिकल का कॉस्ट निकलेगा तो 3,330 डिवाइडेड बाई 370, 0 से 0 कैंसिल, और 37 से ये जाएगा 9 बार में, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, P का कॉस्ट। सिंपली P का कॉस्ट निकालने के लिए P इज इक्वल टू 150 इंटू 9 कर दो, ठीक है। इट विल बी 1350, 1350 विल बी आंसर, समझ गए। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी मैथ्स तो है ही नहीं, बस अपना दिमाग यूज़ करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है। Q पहले हमने 100 ले लिया, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। Q का 20% ज़्यादा है R, ठीक है, और फिर R का 20% ज़्यादा है P। तीनों का कॉस्ट मिला करके है 3,330, है ना, तीनों मिला करके। तो उसीलिए हमने इस तीनों को ऐड कर दिया 370, ठीक है। किसी एक का कॉस्ट हमको निकालना है, पहले तो बराबर पे ला के रखना है। तो 370 से हमने इसको डिवाइड किया, है ना, ये आ गया 9। अब 9 से तुम इस तीनों में किसी को डिवाइड कर दो, उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो P का कॉस्ट निकालने के लिए हमने 150 इंटू 9 कर दिया, तो 1350 आ गया, ठीक है। बट स्टिल इसको हम मीडियम की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था तो मीडियम रखेंगे। देखो थोड़ा भी कैलकुलेशन होगा ना तो मैं उसको मीडियम में डाल दूंगा, है ना। और जो पुराने क्वेश्चन हमने करे, दिस क्वेश्चन विल बी ईजी एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो विल बी ईजी, ठीक है। आपने देखा है कुछ मैथ्स नहीं लगा है, सिंपली बस हमने क्या करा है कि हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन। यहाँ क्या किया है, यूपीएससी ने ट्राई किया है आपको अच्छे से डीमोरलाइज करने का, ठीक है। लगातार 3 क्वेश्चन इतने लेंदी डालने ने कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो, सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूपीएससी ने यहाँ ब्लफ करा है आपके साथ, है ना, और आपको यही क्वेश्चंस निकालने हैं, चुनने हैं, गिनने हैं और इसको छोड़ना है। यू डू नॉट हैव टू लाइक चेक इट, और देखना भी नहीं है। इधर यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, अगर मैथ्स से भी हो तो भी मत करो, मैं तो कहूँ। अब देखो क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, बट इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरी बात मानो, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि मैं सॉल्व कर लेता था, बट नहीं, अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पता आप कंफ्यूज हो गए। एग्जाम के इतने नज़दीक आकर के वो रिस्क नहीं लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्यों छोड़ना है, मैं ये बस देखो कि छोड़ना कैसे है, बस ये समझो। इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर A और B एंड C एंड D इज 3 डिजिट नंबर 1CE, मतलब क्या बोल रहा है कि AB और CD, है ना, इनका अगर सम करो तो नंबर आ रहा है 1CE, ठीक है। अब ABCDE डिस्टिंक्ट डिजिट है, अलग अलग कोई तो डिजिट है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई ऐसा डिजिट है। तो A की वैल्यू क्या होगा, यहाँ A की जगह क्या आएगा,
ठीक है। अब तुम यहाँ एक एक नंबर पुट करके देखो और चेक करते रहो, ठीक है, और समय वेस्ट करते रहो कि क्या आएगा एक ही जगह पे, ठीक है, और तिगड़म बिठाते रहो, ठीक है, बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या बोला, यूपीएससी ने क्यों ब्लफ करा है। देखो 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे दिए, देखो सबके आंसर्स लिखे हुए, मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा ना। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, तीनों ही बहुत लेंदी क्वेश्चन हैं और इट इज़ स्किपेबल, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, कि इन्हीं 10 क्वेश्चन में यू हैव टू सॉल्व आरसीज ऑल्सो, और आपने 3 ऑलरेडी इजी गोइंग क्वेश्चन इसमें से निकाल लिए हैं, मतलब 3 इंटू 2.5, ओके। तो आपके इतने मार्क्स बन चुके ऑलरेडी। अभी आपको ये लेंदी क्वेश्चंस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा। आगे भी और 30 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जिसमें आप बहुत सारे इजी गोइंग क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और आई विल शो यू कि कैसे निकालना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, चलो आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये बताना है 32 टू द पावर 5 है ना, और 2 टू द पावर 27, इसको ऐड करेंगे तो इट इज़ डिविजिबल बाई, किस चीज़ से डिविजिबल होगा इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखना। 32 टू द पावर 5 को हम 32 को पहली बात तो 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। 2 टू द 4 टू द 5 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, ठीक है, इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 टू द पावर 27 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 2 का पावर 25 हो जाएगा ये, प्लस 2 का पावर 27 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो 2 का पावर 1 को तुम क्या लिखते हो, 2, 2 का पावर 2 को क्या लिखते हो, 4, 2 के पावर 3 को क्या लिखते हो, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 2 के पावर 4 को क्या लिखते हो, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 लिखते हो, तो लास्ट में कौन सा डिजिट आता है, 6, ठीक है। फिर 2 टू द पावर 5 को क्या लिखते हो, तो इट्स 32, लास्ट में कौन सा डिजिट आता है, 2, ठीक है। देन 2 टू द पावर 6 को क्या लिखते हो, इट्स 64, लास्ट में क्या आता है, 4। देखो फिर सेम चीज़ें रिपीट होने लगी, यहाँ पे होने लगी रिपीट। तो हर एक 4 यूनिट डिजिट के बाद फिर से ये यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया है ना। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी कंसेप्ट, है ना, कि हर एक 4 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होगा 4 बार, फिर से अगली बार 4 बार, फिर से अगली बार 4 बार, ऐसे ये रिपीट होगा, है ना। कितने बार, 4 बार। अब सिंपली कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। ये जो 25 है इसको छोटा करते हैं, है ना। तो 2 का पावर 25 है, तो सीधे 25 को डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ठीक है। 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, है ना। तो 2 की पावर 1 प्लस फिर ये 27 है, 27 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। देन रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 3, तो यहाँ कर दो 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 8, प्लस 2 की पावर 3 कितना होगा, सॉरी 2 का पावर 1 कितना होगा, तो इट्स 2, एंड 2 की पावर 3 कितना होगा, इट्स 8, ठीक है, इज इक्वल टू 10, एंड 10 इज़ द आंसर, ठीक है। समझ गए, ये चीज़ समझ गए। चलो इसमें कंसेप्ट लगना था, तो मैं इसको फिर भी इसको मीडियम कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। बट आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले सीसैट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना, उसमें मैंने 3 का समझाया है ये साइक्लिसिटी, उसमें भी 4 ही था, हर 4 नंबर के बाद वो साइकिल रिपीट हो रहा था। तो 4 से सीधे कुछ नहीं करना है, इस पावर को डिवाइड कर देना है, ठीक है, पावर को डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर बढ़ा देना है, ये छोटा बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल। कौन सा बहुत हाई लेवल रिमाइंडर थ्योरम या इसमें नंबर सिस्टम लग गया, ये बताओ तो मेरे को, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख के बता रहा हूँ, ये बहुत ही टफ और लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टफ और लेंदी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो टोन है वो इतना डिफिकल्ट हो गया है। जैसे देखो, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली, मतलब क्या पी और क्यू को यूनिकली डिटरमाइन नहीं करता है, आ रहा है समझ। तो इसको निकालना है, इसमें बता रहे हैं क्यू बड़ा है पी से, पी प्लस क्यू है के से, है ना। इसमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, बहुत लेंदी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी सॉल्व करने को कर दूँ, बट आपका 10 मिनट इसमें ही खिंच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करने होते। इस पेपर में आपको ये भी सीखने मिलेगा इस वीडियो में कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। देखो 3 क्वेश्चन हमने ऊपर छोड़े थे, 1 क्वेश्चन हमने, ये चौथा क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को लीव करना होता है। अगर आप स्टक रह जाओगे इस पर तो आपको पता है क्या होगा, आपका पूरा आधे घंटे 20 मिनट वेस्ट हो जाएगा। लुक मैं चाहता ना
तो ना सिंपली ना ये क्वेश्चन लीव करता है, मैं भी एक पीपीटी बनाता हूँ, उसमें जो इजी क्वेश्चन है वो डालता हूँ, उसका एक वीडियो बना देता। बट आई वांट टू शो यू कि कैसे क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं, क्योंकि यार मैथ्स, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से आप नहीं हो तो आपको कुछ छोड़ना भी तो होगा ना। आप 80 क्वेश्चन सारे तो नहीं कर लोगे ना, वरना तो नेगेटिव में चले जाओगे फिर, है ना। तो कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं वो भी आप, मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, ठीक है, और वो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अभी आगे कमेंट सेक्शन में ये मत बोलने लग जाना, फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे कि सर इसका आंसर बता दो, उसका आंसर। भाई नहीं जानना है इसका आंसर, जो मैंने बताया है सिर्फ आप उतना समझो, दैट इज़ इनफ। और आगे भी और इजी क्वेश्चंस आएंगे टू गो फॉर। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को फॉलो करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा था, उसी लिए ईजी गोइंग क्वेश्चन के लिए जाना है अपने को, ठीक है, ताकि तुम ईजिली नंबर निकाल पाओ, है ना। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, एक इंसान जो है 100 मीटर स्ट्रेट चलता है अपने घर से, देन लेफ्ट घूम जाता है 100 मीटर चलता है, देन फिर से लेफ्ट घूम जाता है, फिर 300 मीटर चलता है, देन राइट घूमता है और 100 मीटर चलता है, फिर अपने ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपने घर से वो कौन से डायरेक्शन में चला हुआ है, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक्स इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस। अगर उसका ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर उसका ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर उसका ऑफिस है, उसका ऑफिस यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं नॉर्थ ईस्ट में होगा। नॉर्थ ईस्ट साइड है ना, मान चलो ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट है ना, ये नॉर्थ है, ये सेंट्रल पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं उसका नॉर्थ ईस्ट में ऑफिस होगा, ठीक है। चलो तो वहाँ तक ये कैसे पहुँच जाएगा, तो किस डायरेक्शन में चला होगा। मान के चलो कि घर यहाँ पे है, ठीक है, उसको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, ठीक है। पहले क्या करेगा, स्ट्रेट चलना है। स्ट्रेट या तो ऐसे चल सकता है या तो ऐसे चल सकता है, ठीक है। तो ये 100 मीटर स्ट्रेट चलता है, 100 मीटर स्ट्रेट, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, ठीक है। अब आप अपने आप को साउथ जाते हुए पीछे आते हुए देखो, ठीक है, और फिर देखो आपका लेफ़्ट क्या होगा, ठीक है। तो लेफ़्ट आपका होगा इधर, तो लेफ़्ट आप जाते हो 100 मीटर। अपने आप को बस इमेजिन करो कि आप चल रहे हो, ठीक है, आप इधर 100 मीटर ही गए, है ना। बस क्वेश्चन को फॉलो करते रहना, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर। अब फिर यहाँ से अपना लेफ्ट देखो, तो यहाँ से चलता है कितना, 300 मीटर, कितना 300 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद से आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि देन टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर, मतलब क्या 300 मीटर चलने के बाद यहाँ से फिर ये राइट घूमता है और कितना जाता है 100 मीटर, ठीक है, एंड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हाउस है, यहाँ से क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, ये अपने घर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, तो सबसे पहले वो कौन से डायरेक्शन में चला, साउथ में, एंड द आंसर इज साउथ। ये किस डायरेक्शन में चला, साउथ में। साउथ वेस्ट मत बोलना, साउथ वेस्ट हाउस का पोजीशन है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ हाउस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से डायरेक्शन में चला होगा। अब बताओ इसमें कौन सा गणित लगना था, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन हमने इजी, ये इजी मैं मान के चलूँगा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करा है, आपने देखा है ना। तो 4 क्वेश्चन इजी लेवल के हमने करे, 2 से 3 क्वेश्चन हमने मीडियम लेवल के करें, 4 क्वेश्चन बस इजी वाले लेके चलो, मीडियम अगर नहीं भी कर पाते हो तो भी देख लो। और पिछले जो पेपर हमने किया था उसमें हमने 11 क्वेश्चन अराउंड इजी वाले भी किए थे, ठीक है। इस वीडियो खत्म होने के बाद वो भी देख लेना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, इसमें तो बता दिया कि भाई 100 मीटर वेस्ट चला है एक इंसान, ठीक है। तो 100 मीटर वेस्टवर्ड, तो एक इंसान है मान चलो यहाँ खड़ा है, तो अपना वेस्ट चलेगा तो इधर वेस्ट होगा, है ना। तो वेस्ट चला कितना 100 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट घूमता है, तो आप मान चलो यहाँ पे ऐसे खड़े हो इधर मुँह करके, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये होगा। तो दिस इज टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, ठीक है। बस क्वेश्चन फॉलो करते रहो और कुछ मत करो, है ना। ही देन टेक्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसका चेहरा बस याद करो, चेहरा इधर होगा, इधर की तरफ, है ना। चेहरा जब इधर की तरफ है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, क्लॉकवाइज ये होता है, देखो इधर से सीधा घूमते हैं ये क्लॉकवाइज होता है, और ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो उल्टा, ठीक है। तो इधर चेहरा है तो इसको 225 डिग्री घूमना है। तो मान चलो अगर ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये अपने बराबर पीछे घूमेगा, ये 90 डिग्री हुआ, थोड़ा सा और इधर घूम जाएगा तो ये 225 डिग्री होगा। इसका चेहरा किधर होगा, इस साइड पे होगा, यहाँ पे ये खड़ा होगा इस साइड पे होगा, है ना। चेहरा कहाँ होगा, इस साइड पे होगा। तो किस साइड पे है, तो इन विच डायरेक्शन इज़ ही वॉकिंग नाउ। अभी 225 डिग्री पे जब ये वॉक कर रहा है तो कौन से डायरेक्शन पे वॉक कर रहा है, यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ इंडिया का मैप याद करो, इंडिया के मैप में ये क्या है, ये वाला एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट, इधर वाला ये नॉर्थ वेस्ट है, राजस्थान एंड ऑल, इधर असम है, ठीक है। तो इधर घूमा, इधर ये नॉर्थ ईस्ट में चलना शुरू कर दिया। क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ वी फॉलो व्हाट, इजी क्वेश्चन, सिर्फ व्हाट वी फॉलो, वी फॉल
फॉलो द क्वेश्चन, वी फॉलो द क्वेश्चन, दैट्स इट। अब बताओ इसमें क्या करना था, कौन सा ऐसा मैथ्स लगना था, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था, गो फॉर द इजी क्वेश्चन। चलो एक और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो अभी ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले छोड़ते हो, देखो 3 लगातार इजी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाई 2 कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन है, नंबर 1 and 2। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन फॉलो करो। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बस देखो, इंडिया जो है इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ठीक है, इंडिया क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, मिल्क का, ये स्टेटमेंट है। अब इससे क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। तो पहला कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। कैसे निकाल सकते हो ये भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, बस आप अगर ये जान गए तो इसे आप ये कैसे निकाल सकते हो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी होगा। एक्सपोर्टर मतलब जानते हो ना कि अपने देश से दूसरे देश बाहर भेजना। कैसे जानते हो, हमारे देश में इतनी खपत है, तो कैसे आप ये कंक्लूड कर सकते हो। इसमें अगर ये लिखा होता कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क, तो हम लिखते हैं ना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क। स्टेटमेंट बस सिर्फ दिया हुआ एक प्रोड्यूसर है, तुम कैसे बोलोगे वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, नहीं बोलोगे। सिंपल है, बहुत सिंपल। फिर दूसरा कंक्लूजन है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। अब भाई इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तुम ये कैसे बोल सकते हो कि इंडिया इम्पोर्ट ही नहीं करता होगा। हो सकता है भाई भारत की आबादी ही 140 करोड़ है, ठीक है, हो सकता है सारा खपत इंडिया में हो जाता हो सकता है इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती हो, है ना। तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर कोई होगा तो वो इम्पोर्ट नहीं कर सकता है या नहीं करता होगा। डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, ये बहुत एक्सट्रीम बात हो गई, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। सेम ये क्वेश्चन ऐसे ही जीएस में भी पूछते हैं, जो सी साइड में पूछ लिया कि डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, इम्पोर्ट ही नहीं करता है मिल्क, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। ये कैसे तुम कंक्लूड कर सकते हो। अगर कोई एक इंसान किसी कोने में बैठ करके अमेरिका से अगर 5 रुपये का भी दूध मंगा रहा है, $5 का भी, तो वो इम्पोर्ट ही हो गया ना फिर तो, समझ आया। तो नीदर कंक्लूजन 1 and 2। अब बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या था, इजी गोइंग क्वेश्चन, 1 2 3 लगातार ऐसे 7 क्वेश्चन हमने देख लिए जो सिर्फ इजी क्वेश्चन थे। 7 into 2.5 इसका ऐड कर लेना, सी साइड अच्छा है तो, आया समझ। 21 मार्क्स बनेंगे, 21-22 मार्क्स, ठीक है। तो आप इतने से ही भी पूरे 80 क्वेश्चन भी नहीं हुए, तो उसी लिए मैं बोलता हूँ कि लाइक की पेशेंस, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो मैं और दिखाऊंगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ m and n वेयर m and n आर नेचुरल नंबर। ठीक है, m और n की वैल्यू बतानी है जहाँ m और n जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, m + n इज़ ग्रेटर देन mn एंड m इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है, समझा। प्रोडक्ट क्या है m और n का, 24। अब बहुत सिंपल, 24 कैसे कैसे आ सकता है, m और n 2 नंबर मान लो जिसमें m बड़ा हो n से, ठीक है। तो मान चलो 24 कैसे आता है, तो 6 4 जा 24 आता है, ये मान लो m, ये मान लो n, ठीक है, जो बड़े बड़े नंबर है। फिर 8 into 3 कर दो, 24 आ जाएगा। फिर 24 into 1 कर दो, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसको बिठाते हैं इक्वेशन में, 6 into 24 है, ये क्या हो गया, 6 into 24 24 हो गया। तो 6 और 4 को तुम जोड़ोगे कितने हो गए, 10। 10 इज़ ग्रेटर देन 24। क्या सेटिस्फाई हो रहा है ये, 10 का ग्रेटर देन है 24 से, तो ये रॉन्ग, ये नहीं बैठेगा, ठीक है। सेकंड देखो 8 into 3, ठीक है, मैं एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम स्पून फीड कर रहा हूँ बच्चों की तरह, ध्यान से समझना। 8 into 3, 8 + 3 11 बड़ा, 8 into 3 24 बड़ा है 11। क्या सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल करो। अब 24 into 1 देखो, है ना, 24 + m + n, है ना, 24 + 1 25, है ना, बड़ा है m into n, 24 into 1 24, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ m and n इज़ 24, ठीक है, और m और n का 24 प्रोडक्ट है, तो 24 into 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो n 1 है और 24 तुम्हारा m है, हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्या दोनों स्टेटमेंट का यूज़ हो गया, सिंगल स्टेटमेंट से तो हुआ नहीं, दोनों स्टेटमेंट का यूज़ हुआ। द आंसर इज, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट एंड कैन नॉट बी आंसर्ड इधर स्टेटमेंट अलोन, किसी भी एक स्टेटमेंट से नहीं होने वाला, दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। आंसर भी नहीं पूछा इसमें, आया 24 into 1 करोगे तो हो जाएगा। इसमें क्या था ऐसा, क्या था ऐसा, सिंपली बस देखना 24 कैसे कैसे आ सकता है। m तुम्हारा बड़ा होना चाहिए n से, हर कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हर कुछ, इवन समझो आंसर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है,
एम थोड़ा बड़ा होना चाहिए एन से, इस फॉर्मूले इस चीज़ में बैठा के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 10 तो 24 से बड़ा नहीं होगा, 11 तो 24 से बड़ा होगा नहीं, है ना। फिर 24 + 1 करा हमने तो 24 + 1 25 हो गया। अंडरस्टूड? कितना ईजी कोई क्वेश्चन है ना। चलो इस तरीके से करना है, इसको मैं ईजी में लेके चलूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप भी समझ गए होगे। अगर स्टिल डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, बट मैं सच बता रहा हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को फॉलो करना था। पिछले 4 क्वेश्चन से हम यही कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन और स्टेटमेंट को जो है आप कंसिडर करो। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर, एक डाउनलोड करने में सॉफ्टवेयर को कितना टाइम लगेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी, ठीक है। द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ 12 मेगाबाइट, ठीक है। 12 मेगाबाइट का मतलब क्या, 12 MB का जो है एक सॉफ्टवेयर है। मान चलो 12 MB का एक गाना है, ठीक है, वो डाउनलोड करना है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रांसफ़र रेट 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड, मतलब क्या 2.4 kbps से जो है वो kbps से जो है वो डाउनलोड हो रहा है। आप जब कुछ भी डाउनलोड करते होगे फ़ोन में अपना कुछ भी, उसमें दिखता है ना 2.4 kbps, 5 kbps, 6 kbps, 2 Mbps, 40 Mbps, इतने का स्पीड दे रहा है वाईफाई, इतने स्पीड से डाउनलोड हो रहा है 12 MB का फाइल। तो तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल नहीं सकते ये कितना टाइम लगेगा। भाई इतने स्पीड से हो रहा है, इतना MB करना है। तो डेली कर रहे हो गाने डाउनलोड, कितनी सारी चीज़ें डाउनलोड करते हो, यूट्यूब पे तुम डाउनलोड करते हो वीडियो, उसमें नहीं दिखता कितने kbps, कितने Mbps का स्पीड से डाउनलोड हो रहा है, कितने MB सॉफ्टवेयर। सिंपल ही है। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज़ होगा। द आंसर इज सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग इधर स्टेटमेंट अलोन। अब बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। ये भी इजी गोइंग क्वेश्चन, लगातार हमने 9 क्वेश्चन ऐसे करे जो बिल्कुल लो हैंगिंग थे, बहुत ही आसान थे, ठीक है। और पुराने वाले पेपर में हमने 11 क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, खत्म हो जाए तो देख लेना, ठीक है। टोटल अभी तक हमने 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग केवल ऐसे बता दिए अभी तक, दोनों पेपर मिला करके, जो सिर्फ इजी गोइंग है, आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है तो, अगर आपने 4-4, 5-5 तरह की मैथ्स की क्लासेज नहीं ली हैं तब भी सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज़ करना था। 20 क्वेश्चंस, 20 × 2.5 कितना होता है, मतलब आप 50 से ऊपर नंबर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से स्कोर कर रहे हो। सिर्फ इजी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, टफ क्वेश्चन तुमने छोड़े, मैं देखा है तुमने ऊपर 4 क्वेश्चन कैसे छोड़ा है हमने, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखना ये कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ठीक है। व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज़ ऑफ x एंड y वेयर x y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, मतलब x और y है एक अलग अलग नेचुरल नंबर है, ठीक है। यूनिक वैल्यू x और y की क्या होगी। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि x डिवाइडेड बाई y करते हैं तो ऑड नंबर आता है कोई, ठीक है। चलो ठीक है, कौन सा नंबर कौन से डिवाइड करेंगे, कोई ऐसा सिंगल डिजिट नंबर ही होगा, ठीक है। एक बार डिवाइड करके देख लेते हो, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो चलो 6/2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x और y का वैल्यू क्या है 12 है, तो 6 × 2 करेंगे तो 12 आता है ना, ठीक है। देखो 4 × 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4/3 करोगे तो फिर कोई ऑड नंबर नहीं आएगा, फिर वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, वो फिर डॉट डॉट में आंसर आने लगेगा, ठीक है। सिंपल रखते हैं इसको, बहुत सिंपल है ना। 6/2 करो, ठीक है, 2 3 × 6, ठीक है, एक ऑर्डर नंबर आ गया, ठीक है, x/2। फिर x क्या तुमने मांगा था, x 6 × 2, x क्या माना था 6, y माना था 2 = 12, आ गया, सेटिस्फाई हो गया दोनों। सिंपली तुम्हारा द क्वेश्चन इज कैन बी आंसर्ड बाई बोथ स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग इधर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। सिंपल, बताओ इसमें क्या करना था, सिर्फ क्वेश्चन तुमने फॉलो किया है, ठीक है। x डिवाइडेड बाई y क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो हमने x डिवाइडेड बाई y कोई ऐसा नंबर मारा जिससे वो ऑड हो जाए, ठीक है। देखो कभी यहाँ पे कोई नंबर है ना 12 24 ऐसा, तुम उसका LCM निकाल के भी उसको कर सकते हो सॉल्व, समझ रहे हो। जैसे 12 है, 12 का लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लो, तो 2 6 = 12, 2 3 = 6, ठीक है। अब 2 नंबर निकालने हैं तो तुम 2 2 = 4 × 3 कर सकते हो, तो 4 × 3 तो अपना नहीं बैठेगा, ठीक है। 2 × 3 तो अपना, 4 × 3 तो अपना नहीं बैठेगा, ठीक है, नंबर कोई अजीब सा आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं 3 × 2 कर लेते हैं, 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 × 6 ये देखते 12, फिर 6 को एक बार 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 ऑड नंबर आ गया, खुश, मिल गया आंसर, ईजी। 10th क्वेश्चन ईजी, 10th क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऊपर हमने 9 किया है तुम्हारे सामने। देन 65th, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, सेम क्वेश्चन। अ सर्टेन अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग x y और z, x y और z में कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
किसको सबसे कम अमाउंट मिला ये बताना अपने को। तो द पहला स्टेटमेंट इज एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ वॉट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। ठीक है, सिंपल मतलब क्या कि वाई और जेड को जितना मिला, ठीक है, एक्स को उसका 4/5 मिला। ठीक है, देन अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, वाई रिसीव 2/7 एंड वॉट जेड एंड एक्स जेड रिसीव टू एक्स एंड जेड टुगेदर रिसीव। ठीक है, मतलब एक्स और जेड को कितना मिला वो तुमको वाई को मिला उसका 2/7। ठीक है, समझ गया, दो इक्वेशन बन गया। अब अपने को निकालना क्या था कि कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में। ठीक है, तो अपने पास दो इक्वेशन तो है बट अपने पास जेड का तो इक्वेशन ही नहीं है। लाइक एक्स को कितना रिसीव हुआ वी नो, वाई को क्या रिसीव हुआ वी नो, भाई जेड को क्या रिसीव हुआ, किसका कितना परसेंट, ये तो पता होना चाहिए ना, तब तो निकलेगा ना आंसर। लेकिन अपने पास तो सिर्फ दो ही इक्वेशन बन रहे हैं और दो इक्वेशन में आंसर कैसे निकलेगा, मतलब क्वेश्चन ही इनसफिशिएंट है। एंड द आंसर इज डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। अगर दोनों स्टेटमेंट हम यूज़ भी कर ले तो भी आंसर नहीं कर सकते स्टेटमेंट का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि अपने पास तो तीसरा इक्वेशन है ही नहीं, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, जेड का तो पता ही नहीं है कुछ, तो कैसे फिर तीनों का निकाल देंगे कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ सोचो। ठीक है, चलो स्टिल हम इसको एक मीडियम में डालते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इसको सोचना थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मे बी, तो हम तुमको इसको मीडियम में ही डाल के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ईजी वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए मेरे पास, है ना, तो इसको मीडियम में रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इफ़ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60, एक क्लास है, ठीक है, उसमें एवरेज मार्क्स जो बच्चों के हैं वो 60 है, मतलब 10 लोगों का 20 लोगों का जो भी लोगों का क्लास है उसके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो कितने नंबर है, कितने लोग हैं क्लास में, कितने बच्चे हैं। दो स्टेटमेंट दिया है, द हाइएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट मार्क्स आर 50। ठीक है, हाइएस्ट मार्क्स जिन बच्चों के आया है वो 70 है क्लास में और लोएस्ट मार्क्स जो है 50 है। ठीक है, इससे तो आंसर नहीं निकल पाएगा, इससे आंसर नहीं कर सकते भाई। हाईएस्ट मार्क्स किसी के भी हो सकते हैं 70 और हाईएस्ट लोएस्ट किसी के भी 50 हो सकते हैं, कितनों के भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे तो आंसर नहीं निकलेगा। देन एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को अलग कर दें क्लास से तो भी एवरेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इससे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। ठीक है, अब इसने खुद ही बोल दिया कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को अगर हटा दो तो भी एवरेज चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि पहले स्टेटमेंट जो हमने दिया हुआ है इसका कुछ मतलब ही नहीं है फिर, कि अगर हम 70 वाले को और 50 वाले को हटा भी दे तो भी एवरेज 60 है। तो अब कैसे निकालो ये कितना नंबर है स्टूडेंट में, क्या क्लास में, लाइक हाउ पॉसिबल ही कैसे है। इन्फॉर्मेशन ही जो है वो इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। तुम खुद सोचो कि हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर को चलो हमने हटा दिया, ठीक है, तो तुम क्लास का एवरेज फिर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम कैसे निकालोगे, हाउ यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। एंड द आंसर इज क्या, अ क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट तो इसको ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है ना, अंडरस्टूड, कि भाई ये स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है बट लास्ट में क्या कि भाई अगर ये स्टेटमेंट क्या है तुम यूज़ ना भी करो, लाइक 70 और 50 को हटा भी दो तो भी एवरेज 60 ही है। अब निकालो नंबर ऑफ स्टूडेंट देख ला, कैसे निकाल लोगे तुम, हाउ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस सोचना था तुमको, क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना था। ठीक है, बट स्टिल मैं इसको मीडियम में ही रखूँगा। ठीक है, स्टिल क्योंकि एक थॉट प्रोसेस की बात है तो मैं इसको मीडियम में ही रख के चलता हूँ भी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बस क्वेश्चन फॉलो करना। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, 3 अलग अलग प्राइम नंबर हैं जिसका सम भी प्राइम नंबर ही है। ओके, देयर सम इज ऑल्सो प्राइम नंबर। व्हाट आर दोज 3 नंबर्स, कौन से ऐसे 3 नंबर्स हैं, है ना। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, सम इज़ लेस देन 23, जो सम है उसका दैट इज़ लेस देन 23, 23 से कम है। एंड वन ऑफ द नंबर इज़ 5, और एक नंबर कोई 5 है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर, है ना, कि ये सॉल्व हो सकता है नहीं, इसमें आंसर भी नहीं पूछता है, बट एक बार देखो ठीक है कि कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। तो पहले देखो प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके 2 फैक्टर हो, खुद से कटे 1 से कटे, तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 तो सिंगल फैक्टर है, तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, देन नॉट 9, उसका 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 11, 13, 17। ठीक है, चलो 5 तो भाई देखो सब में आना ही आना है, ये था तो को पता है ना। अब देखो
5 को तुम 2 से ऐड करो, 3 डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना, तो 5 को 3 से ऐड करो, 2 कितने हो गए 8 और प्लस 2 10, 10 तुम्हारा क्या है नॉट अ प्राइम नंबर, 23 से कम होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। देन 5 को चलो तुम यहाँ देखो 17 से ऐड कर दो, 22 हो जाएगा, फिर 1 तो है ही नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो 17 तो वैसे भी हटा दो, ठीक है। पर चलो फिर आगे देख लो, 5 को तुम चलो 7 से ऐड करो, कितना होता है 5 को 7 से ऐड करोगे तुम्हारा हो जाएगा 12, है ना, 12 हो जाएगा। 12 में तुम क्या करोगे 2 को ऐड कर दो, 14 हो जाएगा, 14 2 से हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 को क्या करो 3 से ऐड कर दो, 15 हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर 12 को तुम क्या करोगे 11 से ऐड कर दो, 12 को तुम 11 से ऐड करोगे तो दैट विल बी 23, तो 11 + 7 + 5 ये कितने हो गए 23 होगा, ठीक है। बट ये क्या बोल रहा है कि नंबर शुड बी लेस देन 23 नॉट इक्वल टू 23, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या हो सकता है, तो 5, ठीक है, प्लस 7 हमने करके देख लिया, अब 11 से करेंगे, तो 5 + 11, ठीक है। तो 5 + 11 कितने होते हैं 16 + 3 कितना हुआ 19, ठीक है। 19 क्या है प्राइम नंबर है, 5 भी आ गया और 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर भी बन गया। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी, हो गया, एंड द आंसर इज सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई बोथ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड विद द इधर स्टेटमेंट अलोन। आंसर ये बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि प्राइम नंबर क्या है और आपको क्वेश्चन को फॉलो करना था। 5 को एक टारगेट में लेके चलना था और सबसे ऐड करते चलना था, देखना था 23 किससे कम आ रहा है, और यहाँ 23 देखो यहाँ कम आ गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। बस ऐड ही तो करना है ना, सिंप्लीफिकेशन लाइक ऐड करना है बस, और क्या करना है, कौन सा मैथ्स है। मैंने अभी तक जितने भी इजी गोइंग क्वेश्चन बनाए किसी में कोई मैथ्स यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वी फॉलोड व्हाट क्वेश्चन, सिर्फ हमने क्वेश्चन फॉलो करा है। और ये 11th ईजी क्वेश्चन है, इट्स 11th। ऊपर के क्वेश्चन को तो मैंने मीडियम मान के चला, ये सारे क्वेश्चन को तो मैं मीडियम मान के चला, ये सारे क्वेश्चन को जिसमें ये कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो क्या है स्किपेबल क्वेश्चन है। अब स्किप करना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा नहीं है सॉल्वेबल नहीं है, इसको सॉल्व तुम कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि इसको सॉल्व करने के सो इट इज़ द 5th क्वेश्चन वी आर स्किपिंग आउट नाउ। देखो क्या है इसमें ना तुमको बहुत सारे वैल्यू डाल के इसको चेक करना पड़ेगा ना कि ये इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। और मे बी, ठीक है, तो एट द एंड तुम आंसर निकाल लोगे इसका, मेरे को पता है तुम आंसर निकाल भी सकते हो, इफ़ यू आर मैथ बैकग्राउंड तो आप निकाल सकते हो, बट अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से तो उसको टच मत करो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपने 11-12 क्वेश्चन ईजी वाले निकाल लिए हैं, आपने 20-22 क्वेश्चन टोटल पेपर में निकाल लिया, ठीक है। तुम मत छुओ उसको, मत छेड़ो उसको, ठीक है, जस्ट लीव इट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है स्किपेबल क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको सीधे क्रॉस करो, ये 5th क्वेश्चन है जो हम स्किप कर रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन हमने करे हैं, इसमें 5th क्वेश्चन वी आर स्किपिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन भी एक उस टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं इजी कैटेगरी में चलूँगा क्योंकि बस क्वेश्चन को फॉलो करना है। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल PQR फॉर 50 रुपीज़, मतलब क्या P + Q + R इसको कितने में ले रहा है 50 रुपये में खरीद रहा है एक इंसान, ठीक है। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल Q इज़ 16 विच इज़ द लीस्ट, ठीक है। Q जो है सबसे कम दाम है जिसका दाम है 16 रुपये, ठीक है। Q क्या है सबसे कम दाम है जिसका दाम है 16 रुपये, ओके समझ में आ गया। तो P और R का दाम कितना हो जाएगा, तो P और R का दाम अगर जोड़ दो तो 50 - 16 कर दो तो कितने हो गए, इट्स 34, ठीक है, 34 रुपीज़ है ना, 50 - 16। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ P बताना है। अब प्राइस ऑफ P निकल सकता है या नहीं निकल सकता, अब क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ P इज़ नॉट मोर देन दैट ऑफ R, जो P का कॉस्ट है वो R के कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। P का कॉस्ट R के कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है, इसको ध्यान रखना, मतलब क्या कि P का कॉस्ट R की कॉस्ट से या तो इक्वल है या तो कम है ना, ज़्यादा नहीं तो भाई या तो R से इक्वल होगा या तो कम होगा। चलो अब आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ R इज़ नॉट मोर देन ऑफ P, मतलब क्या कि R के कॉस्ट से ज़्यादा भी नहीं है, तो ना P का कॉस्ट R की कॉस्ट से ज़्यादा है ना P का कॉस्ट R से कॉस्ट से कम है, तो मतलब क्या है कि P का कॉस्ट R के कॉस्ट के इक्वल है। तो अगर ये 34 है तो 34 को डिवाइड कर दो, ये 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, आंसर क्या है 17 है। अंडरस्टूड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 34 P + R तुमने यहाँ से निकाल लिया था, तो क्वेश्चन में गिवन था, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया कि P का ज़्यादा है R से ना P कम है R से, तो क्या है इक्वल है, तो 34 को इक्वली बांट दो। क्या था इस क्वेश्चन में ये बताओ, व्हाट वाज देयर इन दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं ईजी लेके चलूँगा। इट इज़ आर 12th ईजी क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी कोई खास ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को फॉलो करना है। देखो अभी तक जितने भी हमने 12 क्वेश्चन सही किए, इसमें हमने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो किया है और कुछ नहीं किया है, कोई मैथ्स का यूज़ नहीं किया। आपने देखा है ना, कोई मैथ्स का यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्लस माइनस ये सब चला है, बहुत बेसिक। ठीक है, चलो आगे देखो। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट 1 and 2। ठीक है, PQRS अपीयर्ड इन टेस्ट, PQRS एक टेस्ट में अपीयर होते हैं। क्वेश्चन क्या है, हैज़ P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q, क्या P का स्कोर Q के मार्क्स से ज़्यादा है, बस आपको इतना बताना है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, क्या है कि द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाई P एंड Q, मतलब क्या P और Q जो भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो इक्वल है सम ऑफ द मार्क्स ऑफ R एंड S, R और S के मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, ये बोल रहा है पहले स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S, मतलब क्या P एंड S जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो क्या है, दैट इज़ मोर देन, वो क्या है, ज़्यादा है, बस क्वेश्चन फॉलो कर रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मोर देन सम ऑफ द मार्क्स ऑफ स्कोर्ड बाय Q एंड R, तो मतलब Q और R के सम के ज़्यादा है। ठीक है, अब बताना है क्या P ने Q से ज़्यादा स्कोर किया है या नहीं किया है, अब ये। ठीक है, यहाँ P और Q का सम है जो इक्वल है R और S के, ये है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि P और S का जो सम है वो बड़ा है Q और R के सम से, है ना। तो Q तो भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और यहाँ P भी कुछ भी हो सकता है P यहाँ 1 हो और Q यहाँ 10 हो, क्योंकि यहाँ तो डिपेंड करता है S और R के मार्क्स पे भी तो ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कुछ भी हो सकता है। पूरा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कैसे आप इसमें से बता सकते हो इस इक्वेशन से कि P का स्कोर Q से ज़्यादा है या नहीं है, कैसे, हाउ इज इट नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो द ऑप्शन इज डी, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया ही हुआ इसलिए है कि आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाओ, एंड दिस इज़ अ इजी गोइंग क्वेश्चन, इसमें कोई थॉट प्रोसेस यूज़ नहीं होना था, सिंपली आपको ये क्वेश्चन बनाने थे, जो क्वेश्चन बोल रहा था उसको फॉलो करना था, और आपको ढूंढना था भाई कि P का कहीं से निकाल सकते हैं Q से ज़्यादा है, कैसे निकाल पाओगे इसमें, बताओ। ठीक है, एंड इट इज़ अ इजी क्वेश्चन एंड दिस इज़ 13th वन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये देखो मोस्टली जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली इवन कैट वाले भी, उसका आंसर होता ही है क्या कि कैन नॉट बी आंसर इवन बोथ स्टेटमेंट। ठीक है, और सबसे बेस्ट क्या है इन क्वेश्चन में ना कि तुमको आंसर निकाल के नहीं देना है, तुम ऊपर ऊपर बस देख करके बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, है ना। बट ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांटेड टू, क्योंकि इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बट एक बार देख लेते हैं। एज ऑफ P एंड Q इज़ लेस देन 100 ईयर्स, P और Q का जो एज है वो 100 साल से कम है। ठीक है, बट मोर देन 10 ईयर, बस 10 साल से ज़्यादा है। ठीक है, देन मतलब दोनों का एज जो है वो 10 साल से ज़्यादा है, लेकिन दोनों का एज जो है 100 साल से कम है। इफ़ यू इंटरचेंज दियर डिजिट ऑफ द P द नंबर रिप्रेजेंट द Q, अगर P का जो नंबर है वो इंटरचेंज कर दोगे तो वो Q का एज बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उनकी एज का डिफरेंस क्या है। द एज ऑफ P इज़ ग्रेटर देन ऑफ Q, मतलब क्या कि जो P का एज है वो P बड़ा है Q से। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा, P का नंबर मान चलो अगर 93 है तो Q का 39 होगा, इस तरीके से। P का अगर 54 है तो Q का 45 होगा, ऐसे, है ना। द सम ऑफ दियर एजेस इज 11/6 टाइम्स ऑफ दियर डिफरेंस। ठीक है, मतलब क्या कि जो उनका एज का सम होगा P प्लस Q, देखो ये जो बनते हैं ना ये इक्वेशन, यही बस मैं नहीं चाहता हूँ बनाना आपके सामने। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को इरिटेटिंग लगता है ये मैथ्स में। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि यार ये आपको कंफ्यूज करता है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी चीज़ आपके लिए टफ हो। आई वॉन्ट कि आप बहुत ईजिली क्रैक करो। ठीक है, रादर दिन ये फलाने ढिमकाने के क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, 11/6 टाइम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सम के एज के बराबर है। अब इससे आप इनके एज का डिफरेंस आपको बताना है कि कैसे आप इनका एज का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है टू नो द डिफरेंस ऑफ देयर एज। ठीक है, इससे हम उनके एज का डिफरेंस नहीं जान सकते। आया समझ में। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ द क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि इनकम्प्लीट जो है इसका स्टेटमेंट जो है गिवन है ना, तो इनकम्प्लीट जो है इसका सोल्यूशन भी है। सो इट इज़, आई गेस इट इज़ डिफिकल्ट, मैं इसको क्रॉस करके चलूँगा, मैं स्किप कर दूँगा।
ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन छूँगा ही नहीं, मैं स्किप करूँगा, क्योंकि यार थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो लाइक यू विल बी एंड अप लूजिंग योर मार्क्स। सो Y2 हार्ड डालना है इसमें। देन 74th बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको करना ही करना है। मिनी स्टेटमेंट क्या है, प्रदीप बिकम इधर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। मतलब क्या कि प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा या तो प्रोड्यूसर बनेगा, मतलब कुछ तो बनेगा ही बनेगा, या तो डायरेक्टर बने या तो प्रोड्यूसर बने। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो प्रदीप एक डायरेक्टर है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रदीप एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। प्रदीप इज़ नॉट अ डायरेक्टर, मतलब प्रदीप इधर डायरेक्टर या तो प्रोड्यूसर, मतलब दोनों कोई एक ही है ना, या तो डायरेक्टर या तो प्रोड्यूसर है। तो प्रदीप इज़ अ डायरेक्टर एंड नॉट अ प्रोड्यूसर, है ना। तो या तो एस और पी साथ में होगा, या तो प्रदीप इज़ अ प्रोड्यूसर एंड नॉट अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं है तो क्यों और आर साथ में होगा। ठीक है, आया ना समझ। इधर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, या तो डायरेक्टर होगा या तो प्रोड्यूसर होगा। इधर डायरेक्टर या तो प्रोड्यूसर है, तो भाई डायरेक्टर है प्रोड्यूसर नहीं है, या तो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर नहीं है। तो क्यों और आर साथ में, क्यों और आर साथ में, और पी और एस साथ में, एंड द आंसर इज बोथ एस पी एंड आर क्यू। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं करना था। देन ए प्लस बी का मतलब है ए माइनस बी, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये भी। ठीक है, पहले तो इसको मार्क करो ई, ठीक है, एंड दिस इज द 14th, ओके, 14th ईजी क्वेश्चन। देन ए प्लस बी का मतलब है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब है ए डिवाइडेड बाई बी, एंड ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए प्लस बी। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू क्या। 10 + 30 - 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, सो ए प्लस बी का मतलब ए माइनस बी है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ 10 - 30 कर दो, प्लस है ना, तो ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी का माइनस ए माइनस बी है। ए माइनस बी का मतलब ए इंटू बी है, मतलब ए माइनस बी का मतलब ए इंटू बी है, ये कह रहा है। अब ए इंटू बी का मतलब ए डिवाइडेड बाई बी है, मतलब क्या, ये ए इंटू बी का मतलब ये इंटू है, तो इसको बस डिवाइडेड बाई बी, ए बी हटाओ, बस ये साइंस देखो, साइंस चेंज करते रहो। फिर वही सेम देख लो, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी है, तो यहाँ डिवाइड है तो इसको प्लस कर लो, प्लस 25। अब इसको सॉल्व करना है, वर्ड मास लगाते हैं, है ना। वर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, डिवीज़न होता है। 10 - 30 इंटू 100 और 5 का डिवीज़न करो, कितना होगा, सॉरी इट्स नॉट 5 इट्स 50, है ना। तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, देन आपको फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 10 - 30 इंटू 2 60 प्लस 25। ठीक है, देन 10 - 60 + 25 कितना होता है, तो इट्स, देखो पहली बात तो 60 के आगे माइनस का साइन है, याद रखना, 60 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस होगा और साइन भी माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10 - 35 तुम्हारा -25 इज़ द आंसर। ठीक है, आ गया समझ, आया। यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 60 - 25 करेंगे, है ना। यहाँ माइनस का साइन नहीं रहता तो नहीं होता, तो बस यहीं पर ट्रिक था थोड़ा, और ये भी कोई ट्रिक नहीं था, बहुत इजी था ये कोई ट्रिक नहीं होता। वर्ड मास रूल है, सिंपल सा वर्ड मास जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास UKG LKG में, तो उस समय का है ये। ठीक है, UKG LKG नहीं तो फर्स्ट और सेकंड में तो पढ़ा होगा, 5th में पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था, सिंपली कुछ नहीं करना था, बस ये चेंज कर देना था इसके अंदर। बताओ क्या था, कौन सा मैथ्स लगना था इसमें, ये तो मेरे को बताओ। इट्स अ ईजी क्वेश्चन, इट्स अ 14th ईजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन देख करके मैं ऐसे स्किप कर दूंगा। ठीक है, और ये छठा क्वेश्चन है जो मैं स्किप कर रहा हूँ पूरा अभी तक, तो जो पेपर मैंने करा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन दिखने में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इफ़ P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन, एंड I इज़ इक्वल टू, देन कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, अब मैं सबको जो है उसके हिसाब से मेरे को करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे होगा, तो मेरे को S के अंदर S का वैल्यू, R के अंदर R का वैल्यू, P का अंदर P का वैल्यू, देखिए P के बाद ग्रेटर है तो 9y और ग्रेटर दैन 8z ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन पुट करूँगा। फिर उसके बाद से आई हैव टू चेक क्या कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कैसे, तो
एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकाल करके, वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू निकाल करके एस को ऐड की जगह इस तरह अलग अलग नंबर पुट कर करके वो चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और मेरे को इसमें जाना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आई हैव फाउंड 14 ईजी क्वेश्चंस अब तक। ठीक है, तो मैं क्यों जाऊँगा, मैं क्यों अपने आप को टाइम वेस्ट करूँ। इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि कैसे क्वेश्चन छोड़ना है, समझ रहे, और ऐसे क्वेश्चन छोड़ने है समझ में आपको। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, EFGH रिटन एज 1680, देन IJKL रिटन एज। ठीक है, अब देखो बहुत ईजी है ये भी, ABCD, ठीक है, मतलब क्या 1 2 3 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, 4 3 12 2 24। ठीक है, EFGH, ठीक है, मतलब 5 6 7 8, इन सबको मल्टीप्लाई करा है तो इन्होंने लिख दिया है 1680। ईजी है। IJKL तो एक 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9 10 जा 90, 90 और 11 जा 990, फिर 990 इंटू 12 कर दो, 990 इंटू 12 कर दोगे तो आएगा 11880। ठीक है, दिस इज़ द आंसर 11880। बताओ क्या था इसमें, क्या था इसमें बताओ। इट इज़ वेरी इजी गोइंग क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ हमने क्वेश्चन फॉलो किया है एंड दैट्स इट। ये हमारा 15th ईजी क्वेश्चन था और सिर्फ हमने क्या किया है, क्वेश्चन फॉलो किया है एंड नथिंग एल्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सो इफ़ अ सर्टेन कोड POT, ठीक है, अब POT क्या है, तो इन्होंने क्या किया है, POT को क्या किया है, TOP लिख दिया है, आगे ये लगा दिया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसे ट्रैप, तो ट्रैप को क्या किया, उल्टा किया है, PART लिख दिया है। ठीक है, कैसे उल्टा, मतलब ऐसे इधर से PART ऐसे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, देन आगे ए लगा दिया है। ठीक है, इसी तरीके से एरेना, तो ANERA और आगे ए लगा दो। ठीक है, क्या हुआ, AANERA। अब बताओ इसमें क्या था, इट इज़ 16th ईजी क्वेश्चन। ठीक है, AANERA, अंडरस्टूड। बताओ इसमें क्या था, ऐसा कौन सी रीजनिंग भी कौन सी ऐसी बहुत ज़्यादा टफ है इसमें, ये देख लो। चलो अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे, सिंपली डिफरेंस निकालते जाओ। ठीक है, इसका एक ट्रिक है ये कि डिफरेंस निकालो। कैसे डिफरेंस निकालना है, तो 3 और 14 का डिफरेंस निकालो, कितना होगा 11, है ना, 14 - 3 11। 39 और 14 का डिफरेंस निकालो, द डिफरेंस विल बी 25। फिर 39 और 84 का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस विल बी 45। ठीक है, यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसको ब्लैंक रखने देते हैं और इसको भी ब्लैंक रहने देते हैं। चलो पहले इन दोनों का करते हैं ना। फिर 11 और 25 का डिफरेंस निकालो, 11 और 25 का डिफरेंस कितना होगा 14। ठीक है, फिर 25 और 45 का डिफरेंस निकालो, कितना हुआ, इट्स बताओ 20, है ना, और फिर 20 और 14 का डिफरेंस निकालो, इट इज़ 6, है ना। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये 6 का डिफरेंस है ना, तो द नेक्स्ट डिफरेंस विल बी 6 का डिफरेंस है ना। 6 का डिफरेंस कैसे आएगा, जब यहाँ होगा 26। ठीक है, और यहाँ पे 26 को 45 में ऐड करो, 45 में ऐड करोगे तो कितने का डिफरेंस आएगा 71, है ना। 41 में ऐड करो, डिफरेंस कहाँ से आएगा, लाइक 26 को ऐड कर दो इसमें, 26 को ऐड कर दोगे 71 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 84 में अगर तुम 71 ऐड करोगे तो यहाँ का जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम आगे 6 और ऐड कर दो। ठीक है, तो 6 और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 71 में 32 और ऐड कर दो। ठीक है, अगला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 71 हो गया। अब 84 में 71 और ऐड कर दो, 84 में 71 ऐड कर दोगे तो 85 और 7 155 एंड 155 इज़ द आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है ये। ठीक है, इस ट्रिक पे तुम आराम से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रिक सीख लो, हो जाएगा क्वेश्चन बहुत आराम से। देखो इसका डिफरेंस 103 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 155 में 103 ऐड करोगे तो 258 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, 155 इज़ द आंसर। ठीक है, चलो इसमें भी चलो थोड़ा लेंदी था तो इसको हम मीडियम मान के चलते हैं, ज़्यादा इसको नहीं बनाते, मीडियम ही लेके चलते, ईजी नहीं लेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, बट समझ गए ना आप, कंसेप्ट तो समझ गए। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, इन सम कोड लेटर PQRST दिया हुआ है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 4 5 10 12 15। ठीक है, एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर, कौन सा नंबर लेटर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये नहीं पता, बट ये नंबर है और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है।
Q माइनस एस 2s है ना, मतलब Q माइनस एस अगर कर रहे हैं तो 2s आ रहा है, ठीक है। तो मतलब s की जगह नंबर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2s का मतलब क्या है, 2 इंटू एस, ये होता है ना 2s का मतलब, तो 2 इंटू एस ऐसा आ रहा है, ठीक है। एंड t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3, टी अगर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3, ठीक है। देन p प्लस आर माइनस टी की वैल्यू क्या होगी, ये बोल रहे हैं ना। चलो लेट्स चेक। तो q माइनस एस कर रहे हैं तो 2 इंटू एस आ रहा है, 2 इंटू एस मतलब 2s आ रहा है ना। तो क्या ऐसा करेंगे, तो क्या करते हैं कि q की जगह अपन 15 रखते हैं, माइनस s की जगह हम रखेंगे 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको 2 का मल्टीपल ऐसा निकालना है जो इसके इक्वल आ जाए, q माइनस एस के इक्वल आ जाए, ठीक है। 2 इंटू एस का मल्टीपल कुछ ऐसा हो कि q माइनस एस के इक्वल आ जाए। तो हमने 15 माइनस 5 करा, इज इक्वल टू ईजी करने के लिए हमने 2 इंटू 5 करा, ठीक है। अब ये बोलोगे 5 कहाँ से आया, तो भाई यहाँ से आया, ये रहा 5, ठीक है। एस की जगह हमने ये 5 बैठाया है, क्यू की जगह हमने ये वाली 15 बैठाई है। और कोई नंबर तुम डाल के देख लेना और वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलो तुम देख लो, अभी ये देख लेते हैं। देखो 12 है, ठीक है। 12 माइनस 10 कर दो, 2 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 2 इंटू और एस की जगह तुमने 10 रखे तो 20 हो गया। 2 इज इक्वल टू 20 कहाँ से इक्वल हुआ, इक्वल होना चाहिए ना। तो तुम कोई भी नंबर रख लो वो वर्क नहीं करेगा, है ना। तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 क्या एस की जगह रखा है, तो यहाँ 2 इंटू 5 एस की जगह रखेंगे। तो क्यू की जगह हमने रखा 5 और क्यू की जगह हमने रखा 15 और एस की जगह रखा हमने 5, ठीक है। अंडरस्टूड। देन यहाँ होगा 15 माइनस 5 10 और ये हो गया 2 इंटू 5 10, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया 10 इज इक्वल टू 10। तो मतलब s की वैल्यू और q की वैल्यू अपने डिटरमाइन कर लिए, है ना। अब s की जगह s की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू आर प्लस एस की वैल्यू क्या थी 5 प्लस 3, ठीक है। तो t इज इक्वल टू आर प्लस क्या हुआ 8 हो गया, r प्लस 8। तो यहाँ पे t माइनस आर इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो r माइनस टी माइनस आर इज इक्वल टू 8, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे 8 बना दे, t माइनस आर करके 8 बना दे। 4 माइनस 12, 12 माइनस 4 कर सकते हैं तो 8 आएगा, और कोई तो ऐसा नंबर नहीं दिख रहा और तो सब ऑक्यूपाइड है। तो 12 माइनस 4 करते हैं, टी की जगह 12 रखते हैं, आर की जगह 4 रखते हैं, इट इज़ 8 आ गया। तो मतलब टी की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये 4 क्या है तुम्हारा, 4 इज़ आर की वैल्यू एंड 12 इज़ टी की वैल्यू। अब बचा क्या 10, 10 तुम्हारा हो जाएगा पी की वैल्यू, क्यों बस पी बचा हुआ है, ठीक है। सारा वैल्यू आ गया तुम्हारे पास। अब p प्लस आर माइनस टी करना है तुमको, तो p प्लस आर माइनस टी निकाल लो। तो p क्या है, p इज़ 10, r क्या है 4, माइनस t क्या है, तो t इज़ 12, ठीक है। तो 10 प्लस 4 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2, 2 इज़ द आंसर। अंडरस्टूड, समझ गए, ठीक है। चलो इसको हम मीडियम की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे हो गया सॉल्व। तो टोटल हमने मीडियम और इजी मिला करके कितने क्वेश्चंस किए ये एक बार काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स 1 2 3 4 5 एंड ये 6, 6 मीडियम, मतलब 6 मीडियम और 16 इजी क्वेश्चंस आपने किए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने लीव किए, 5 हमने लीव किए। अब हम क्या करेंगे कि चलो मीडियम हटा दो, तो मीडियम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हटा दो, क्योंकि उसे मैथ्स लग रहा है, फॉर्मूलेज लग रहे हैं, हटा दो। 5 लीव वाले तो हटा ही दो, वो तो वैसे भी नहीं करने। 16 ईजी क्वेश्चन है ना। 16 इंटू 2.5 कितना होता है, इट्स 40 मार्क्स, सिर्फ आधे पेपर से। इसके पहले हमने 11 क्वेश्चंस निकाले थे इजी, इंटू 2.5 कितना होता है 27.5 मार्क्स, ठीक है। टोटल ऐड करो, इट्स 67.5 मार्क्स। अब बताओ कि तुमने कट ऑफ क्रॉस किया, अभी तुमने आरसीज किया ही नहीं है, सिर्फ ये मैथ्स के इजी क्वेश्चन से तुम्हारा कट ऑफ क्रॉस हो गया। अभी आरसीज करोगे तो इसमें और 20 25 40 मार्क्स और ऐड कर लो, तुम 100 क्रॉस भी कर सकते हो सिर्फ इजी क्वेश्चन से। अब देखो टोटल कितने इजी क्वेश्चंस थे, टोटल इजी क्वेश्चंस थे 11 + 6 17 + 10 27 क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस थे। इसमें से अगर तुम 7 छोड़ दो, लाइक 7 8 क्वेश्चन तुमको ना भी आए ना भी समझ आए, लाइक डाउट में हो, स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 19 to 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड 20 into
2.5, इसको ऐड कर लो, इट इज़ 50, 50 और तुम्हारे 30 to 40 मार्क्स। ऐसे तो 50+ मार्क्स तुम्हारे आएंगे आरसीज में, मैं बता रहा हूँ 20 और 30 मार्क्स तो आरसीज के जोड़ लो, आराम से तुम कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। क्या है सीसैट का डर, अब ये बताओ। देन व्हाट इज़ सीसैट नाउ। ठीक है, हमने आपको सब कुछ लाइव करके दिखा दिया। दैट्स वाई सेड सीसैट से डरना अब छोड़ो, प्रैक्टिस ऑल दी 5 ईयर PYQs। ठीक है, राइगर असली ये जो सॉल्यूशंस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। ठीक है, जाना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।